वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या समझा था, आयनिक बॉन्ड के बारे में। फिर हमने ये समझा था कि सारे आयनिक कंपाउंड्स 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, वो कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से डेवलप होते हैं, और उन फैक्टर्स को भी हमने स्टडी किया था अंडर द टॉपिक फजान्स रूल। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जो लेविस और ऑक्टेट का कंसेप्ट है ना, उनके कुछ डिमेरिट्स थे, या कह लो वो कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन का मेन कॉज क्या है। फिर वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें जब दो एटम्स पास में आके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो क्या नेचर ऑफ फोर्स है जो उनके बीच में ऑपरेट करता है। फिर शेप एंड ज्योमेट्री को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और किसी के पास ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो भी वो स्टेबल है वो कंपाउंड, जैसा कि वो मॉलिक्यूल्स स्टेबल क्यों है, इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। फिर वो इस पॉइंट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि क्यों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ओवरऑल ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स है जो लेविस या ऑक्टेट कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से दो थ्योरीज आई जिन्होंने बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया था, और वो दो थ्योरीज क्या है, वीबीटी एंड एमओटी। ठीक है, क्या बोला मैंने, वीबीटी एंड एमओटी। तो हम दोनों को आज की वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे। आज हमारा जो मेन पहला टॉपिक है जिसको हम उठा के लेके चलेंगे आगे की तरफ, वो कौन है, वीबीटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो ये सारी चीजें तो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या वो पॉइंट्स है जिनको हमारा लेविस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो किस लिए हमें जरूरत पड़ी वीबीटी की। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये सब चीजें समझ आ गई तो इसे तो कॉपी कर लो। ठीक है, अब वीबीटी क्या है, वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको मैं आज छोटा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगी। ये मेन जो थ्योरी है ये किसने किया था, वो प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। इतनी बात जान लो, क्या फर्क पड़ता है। और इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड किसने किया था, पॉलिंग एंड स्लेटर ने 1931 में। ठीक, ये सब बातें जो बेसिक है, जो हर बुक में दी रहती है। अब देखो मेन वीबीटी के पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले समझो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें कि हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब सिमेट्रिकल होता है शेप में, और नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, फिर जो पी शेप होता है उसका शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। ठीक, और जो डी होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बल। डी कैसा होता है, डबल डम्बल। और एफ जो होता है उसका शेप कुछ डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, मतलब डिसऑर्डर्ड कह लो, डिफ्यूज्ड शेप होता है। ठीक, तो ये होते हैं ऑर्बिट्स के शेप। अब कभी भी तुमने क्या देखा होगा कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप पढ़ते हैं तो हम उसमें, अच्छा ठीक है अभी सिर्फ शेप के बारे में जानो। अब एक बात बताओ, जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे H2 का मॉलिक्यूल, जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये बना किससे है, एटम से ना, ये एटम से बना है। जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन करते होंगे तभी तो H2 बना है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बेसिक डेफिनेशन तुम लोग क्या जानते हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब ये दो एटम्स अपनी अपनी कमी पूरी करने के लिए जब कॉमन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में देखो, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, मतलब s वाला s एटॉमिक ऑर्बिटल इसका हुआ पहला शेल दोनों के लिए। तो यहाँ पे अब मेनली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसा या होगा कैसे, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन का 1s और दूसरे हाइड्रोजन का 1s, मतलब एक s का, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के पास आएगा, दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के पास आएगा। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है
और कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के, मतलब एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब ये पास आते हैं, जब ये पास आते हैं और जब इनके ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो ही कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ आया कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसे होता है, जब उसके एटम्स के वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास जाते हैं और क्या करते हैं, containing unpaired electron with opposite spin, ऐसे वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब पास जाते हैं और ओवरलैप करते हैं तब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ आया? तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट्स को लिख देती हूँ। समझ आया? ये सब चीज आई होप समझ आ गया होगा, तो मैं इसे हटा देती हूँ। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू atoms of a molecule, between two atoms of a molecule when valence shell atomic orbital, when valence shell atomic orbitals of the two atoms having unpaired electron with opposite spin overlap with each other। समझ आया? तो मैंने यही बात तो बताई, हाइड्रोजन में H2 के मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जब एक s ऑर्बिटल जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे s ऑर्बिटल जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपस में पास करीब जाते हैं और दोनों ऑपोजिट स्पिन वाले जब आपस में ओवरलैप कर लेते हैं तभी तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ओवरलैपिंग रीजन में ही ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिससे कि अब दोनों का क्या हुआ, डिमांड पूरी हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन के लिए ड्यूबलेट चाहिए ना, तो ये वाले हाइड्रोजन एटम का भी क्या हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दोनों की कमी पूरी हो गई। समझ आया? तो ये होता है VBT के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखो अब क्या हुआ, अब जब ओवरलैपिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं इन द बॉन्डेड रीजन। समझ आया? इन द बॉन्डेड रीजन। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट localized in between the two atoms in the bonded region। समझ आया कि मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, एक रीजन में बंध गए ना ओवरलैपिंग के वजह से। समझ आ रहा है? अब तीसरी बात क्या बोला मैंने यहाँ पे, तीसरी बात VBT क्या कहता है कि जब 2 एटम्स पास आते हैं ना, तो खुद सोचो, जब एक हाइड्रोजन का एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास आ रहा होगा, तो क्या होगा, जब पास आते हैं तो 2 टाइप के फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी ऑपरेट करते हैं, रिपल्सिव फोर्स भी ऑपरेट करते हैं। अब होता क्या, अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, एक एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दूसरे एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जब और काफ़ी पास आने लगेंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करते हैं जब 2 एटम्स करीब आते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस भी तो ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से, मतलब न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है। तो 2 टाइप के फोर्सेज है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। बट व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स ग्रेटर तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। समझ आया? तो क्या बोला मैंने, व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन repulsive force, energy is released
energy is released and molecules become stable and molecules become stable। समझ आई ये पॉइंट? तो मेनली वीबीडी के हिसाब से 3 पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल में तभी होता है जब दो एटम्स के वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप विथ ईच अदर। जब ओवरलैपिंग होती है तो ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट ये कहा गया था कि ओवरलैपिंग की वजह से ना इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बंध जाते हैं बॉन्डेड रीजन में। दो एटम्स के बॉन्डेड रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोकलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब जब एटम्स पास आते हैं ना तो दो टाइप के फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। जब अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स तो एनर्जी निकलता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो वीबीडी में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि अभी वीबीडी खत्म हो गया, अभी तो वीबीडी की शुरुआत है, बट आज जो है मेन पॉइंट्स वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस को भी समझेंगे, ठीक है। तो सब्र रखना, बस सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब दूसरा पॉइंट मैं क्या कहना चाहती हूँ अच्छा, किस हिसाब से ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हिसाब से ना ओवरलैपिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या बोला मैंने? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उस बेसिस पे भी ओवरलैपिंग के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप्स होते कौन कौन से हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। समझ आया? तो क्या बोला मैंने कि किस हिसाब से ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पे ओवरलैपिंग के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग, जिसको हम अब आगे समझेंगे। तो अब हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को समझेंगे। तो देखो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में ना कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस इस चीज़ को समझो कि हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखना है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है? ये एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन मतलब ये एक वेव्स की तरह है। तो अगर कहीं पॉजिटिव लिखा है तो ये समझोगे कि वेव पॉजिटिव पार्ट में, अगर नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव पार्ट में। बहुत दफा क्या होता है ना कि जैसे पी ऑर्बिटल्स में प्लस और माइनस बना होता है तो बच्चों को ये लगता है कि ये चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चार्जेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मतलब क्या है कि वो वेव जो है वो अभी पॉजिटिव पार्ट में, नेगेटिव मतलब नेगेटिव पार्ट में। समझ आया? अब देखो ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग में पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है? अब देखो, ओवरलैपिंग एस में भी हो सकती है, पी में भी हो सकता है और एस पी में भी हो सकता है। अब जब एस में ओवरलैपिंग होता है तो एस क्योंकि गोल है, मतलब गोल है तो गोल का कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो वो सिमेट्रिकल होता है। तो उसमें देखा जाए तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का ही केस लेके चलो कि वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही हो रही है उसमें, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों का पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। नेगेटिव अगर मानना है तो ऐसा मान सकते हो कि एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग कहला सकती है। बट एस में ज्यादा बेटर है कि हम पॉजिटिव को ही पढ़े। अब एस और पी की भी तो ओवरलैपिंग होती है, तो मान लो कि एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा पी का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। अब एस और पी जब ओवरलैप कर रहे हैं तो एक ही टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है, कौन सी? हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जब यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और ये जेड जो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक, ये हमने ले रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका भी ये साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और ये साइड क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। बट नेगेटिव कब होगा? जब ये पॉजिटिव है और इस तरफ पी का क्या हो गया? नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तब उस केस में क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या ओवरलैपिंग कहलाएगा? नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, या सिंपल याद रखना है कि एक लोब अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव वाले साइड के साथ ही ओवरलैप करना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले के साथ ही ओवरलैप करना है। अगर सेम साइन वाले ओवरलैप कर रहे हैं तो पॉजिटिव ओवरलैप कहलाएगा, ऑपोजिट साइन वाले ओवरलैप कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ओवरलैप कहलाएगा। समझ आया? और जब पी ओवरलैप करते हैं तो 2 केसेस आते हैं। पी की ओवरलैपिंग हेड ऑन भी होती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होती है। तो जब हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया?
तो ये हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अच्छा, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो अगर मान लो P तो 3 होते हैं ना, P में PX होता है, PY होता है, तो PZ होता है, तो अगर ये P का PZ ऑर्बिटल है तो दूसरे का भी PZ ही साथ में ओवरलैप करना चाहिए। ये नहीं कि एक का PZ और एक के PX के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये जीरो ओवरलैपिंग का केस होता है। समझ आया? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होना चाहिए ना दोनों का। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही अब अगर साइडवाइज ओवरलैप करेंगे जब PP, तो अगर ऊपर का लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव, तब क्या कहलाएगा ओवरलैपिंग? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। बट ये कौन सा है? P का साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है। समझ आया? ठीक है। P दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, एक हेड ऑन, एक साइडवाइज। ठीक। अब जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है? जीरो ओवरलैपिंग का दो केस है, एक SP का ये वाला केस है, जब एक S ऐसे आ रहा है और एक P ऐसे रहेगा। इसमें क्यों होता है जीरो ओवरलैपिंग? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना ज्यादा करीब होता है कि जिसके वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, तो इस वजह से ये जीरो ओवरलैपिंग का केस है। और दूसरा जीरो ओवरलैपिंग कब होता है? जब PP में जीरो ओवरलैपिंग कब होता है? जब ऐसा अरेंजमेंट हो। समझ आया? मतलब एक का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे है तो दूसरे का ऐसे है। समझ आ रहा है? मतलब एक PX PY PX PZ या PY PZ अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग के केस है। समझ आया? मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होना चाहिए। अगर PX PX आ रहा है तो दोनों के PX होने चाहिए। PY PY ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों का PY PY ओवरलैप करना चाहिए। समझ आया? तो ये थे ओवरलैपिंग के केसेस और BBT के कुछ पॉइंट्स। आई होप क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो खत्म हो गया, आगे हम इस वीडियो में कुछ और चीजों को पढ़ेंगे, तो एक तरफ से समझ सकते हो कि ये टू बी कंटिन्यूड वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।